Hello everyone, my today's topic is Flamingos, chapter Poets and Pancake is written by Ashok Mitran. Pancake. Pancake is nothing but the brand name of a makeup material which was used in Gemini studios in olden days for makeup of the artist. Gemini studio was in the stable of Lord Clive, and Robert Clive was considered to be a very rich man at that time, having so many properties in Madras. He kept on moving and at last he married a maiden in a church. Next is the makeup room of Gemini studio was just like a hair cutting salon. Large mirrors, bright lights at all angles. Actors who were subjected to makeup, they had to face a lot of heat and fiery misery. The makeup department was headed by a Bengali और उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने उसको टेक ओवर किया. कन्नड़, आंध्रा के लोग, क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज़, लोकल तमिल्स, ये सब लोग मिलजुल कर वहाँ पे काम करते थे, जो ये शो करता है कि उस टाइम पर भी नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हम राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करते हैं, वो भी उस टाइम पर भी काफ़ी स्ट्रोंगली प्रिवेल करती थी. और उस वक्त तो AIR और दूरदर्शन का कहीं नामो निशान तक भी नहीं. ये सारे के सारे जो नेशनली इंटीग्रेटेड ये जो लोग काम करते थे मेकअप डिपार्टमेंट में, इनका काम क्या था कि एक डिसेंट सा भी लुकिंग जो पर्सन होता था उसको एक तरह से जोकर में ये लोग कन्वर्ट कर देते थे. जोकर इन द सेंस कि उसको इतना मेकअप लगा देते थे और मेकअप इस तरह से यूज़ किया जाता था ताकि जो वो पर्सन है वो मूवी में काफ़ी प्रेजेंटेबल, काफ़ी सुंदर नज़र आए. एक ख़ास बात और थी, जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में एक हियरार्ची मेंटेन की जाती थी. हियरार्ची स्टैंड्स फॉर कि जो जिसका काम था वही वो करता था सीनियरिटी के अकॉर्डिंग. जैसे जो चीफ मेकअप मैन होता था वो मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, उसके बाद जो सेकंड होता था वो साइड हीरो हीरोइंस का करता था, फिर उसका जो असिस्टेंट होता था वो कॉमेडियन का करता था, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफिस बॉय होता था जिसका काम होता था क्राउड को मेकअप करना. जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी बड़े से बर्तनों में वो लोशन पोशन और पैनकेक लेकर बैठ जाता था और ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस वो पूरा कवर कर देता था मेकअप से. अब बात आती है अशोक मित्रन जो कि राइटर है इस चैप्टर का. वो उस वक्त एक क्यूबिकल में बैठते थे जेमिनी स्टूडियो में और ही वॉज डूइंग जस्ट नथिंग. सारा दिन अखबार फाड़ते रहते थे और जिसको भी मौका मिलता उनकी क्यूबिकल में घुस जाता और उन्हें एक अच्छा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया जाता, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि क्यों अपना टाइम वो वहाँ पर वेस्ट कर रहे थे. और अबाव ऑल इसमें था रोल ऑफिस बॉय का, जो जिसने ठान रखी थी कि वो अशोक मित्रन को ये बात जता कर रहेगा, एनलाइटन करके रहेगा कि वो इतना क्वालिफाइड पर्सन है. तो ऐसे डिपार्टमेंट में उसके लिए कोई काम नहीं था क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट था इट वाज सूटेबल फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट. सब चीज़ होने के बावजूद भी एक पर्सन यहाँ पर जो स्पेशली रोल जिसका दिखाया गया है सुबू, ही वाज कॉल्ड द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो. और फिल्मों में कोई उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं रही. स्टार्टिंग में बहुत उसे स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, बहुत कम फिल्म मेकिंग कंपनीज थी. बट उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी. एक तो ये कि वो उसका जो जन्म था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो उसके लिए एक बहुत बड़ी वर्च्यू था. सेकेंडली वो हमेशा चेयरफुल नज़र आता था, सबके लिए काम होता था उसके पास. मास्टर का अपना इतना लॉयल था, इतना इनोवेटिव था कि एक ऑप्शन अगर पूछा जाता तो ही वाज रेडी विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. और ऐसा लगता था कि फिल्म मेकिंग सुबू के साथ करना इट वाज वेरी वेरी इजी. एंड यू कैन से कि सुबू वाज द पर्सन हु गेव न्यू डेफिनेशन एंड डायरेक्शन टू द जेमिनी स्टूडियो. बहुत अच्छा वो एक्टर था. मेन रोल उसने हालांकि कभी नहीं किया, पर जो भी साइड रोल उसने प्ले किया वो मेन एक्टर से भी ज़्यादा अच्छा उसको परफॉर्म करता था. थोड़ा वो पोइट भी था, कई उसने बहुत कॉम्प्लेक्स पोएम्स भी लिखी, पर जो उसका ये जो आर्ट था पोइट बनने का ये थोड़ा सा ड्वार्फ हो गया क्योंकि इस तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया. बहुत ज़्यादा चैरिटेबल था, सबके लिए हमेशा सबका भला करने वाला था
और वो कभी ये शो नहीं करता था कि वो उसका घर जो था वो एक तरह से शेल्टर था बहुत सारे नोन अननोन लोगों के लिए। और वो कभी ये जताता नहीं था कि वो उन सब का पालन पोषण कर रहा था या उन सबको वो खिला पिला रहा था। इतना अच्छा वो इंसान था। फिर भी कोई समझता था, जो ऑफिस बॉय था ख़ास तौर पर, उसे ये लगता था कि उसकी जितनी भी इग्नोमिनीज, जितनी भी वॉज हैं, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो है एक ही पर्सन रीज़न था, एंड दैट वाज सुबू। शायद इसलिए कि वो बॉस के बहुत क्लोज था, या इसलिए कि वो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर देता था, रेडीनेस थी उसके अंदर, क्विक आंसर देता था वो, या ये कहें कि वो साइकोफेंट था, चुगलखोर था, कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बॉस को वो कुछ ऐसी बातें बोलता था और बटरिंग करता था। जो भी हो, बट ओवरऑल ही वाज ए नाइस पर्सन। अटेंडेंस रोल्स में पर जो सोपू था वो अलग उसके साइन होते थे, और स्टोरी डिपार्टमेंट में उसका नाम रजिस्टर्ड था, जिसमें एक लीगल एडवाइज़र भी था, बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स भी थे। जो लॉयर था उसे लीगल एडवाइज़र कहा जाता था, बट उसका जो काम था वो बिल्कुल उसके अपोजिट करता था। एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस सेट पर ब्लू ओवर हो गई, गुस्से में लाल पीली हो गई, और उसने साउंड इक्विपमेंट ऑन कर दिया लॉयर ने, और वापस उस एक्ट्रेस को सुना दिया जब वो शांत हुई। और जब उस एक्ट्रेस ने अपने ही वर्ड सुने, हालांकि उसने कुछ बहुत बड़ा, कुछ फाउल अपने डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के नहीं बोला था, बट जब उसने अपने वर्ड सुने तो वो इतनी ज़्यादा सुनकर डिप्रेशन में आ गई कि उसका जो कैरियर था दैट केम टू एन एंड। तो सच वाज द लॉयर, बहुत ही कोल्ड लॉजिक का इंसान। और यूनिफॉर्म, वाइट खादी यूनिफॉर्म स्टोरी डिपार्टमेंट में वियर की जाती थी, पर उस लॉयर की यूनिफॉर्म थोड़ा सा अलग थी तो वाइट ही, बट वो टाई पैंट और कोट पहनता था। बहुत ही क्लमजीली ड्रेस्ड अप, मतलब कपड़े सिले हुए होते थे उन लोगों के लिए। और जो लॉयर था वो भी बॉस के काफ़ी क्लोज था, तो बॉस ने उसको परमिशन दे दी कि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस करे। और फिल्म पर बहुत ज़्यादा लागत आई, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ, बट वो फिल्म फ्लॉप निकली, और जिसकी वजह से बॉस को स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज़ करना पड़ा। और स्टोरी डिपार्टमेंट के क्लोज़ होने पर जो लॉयर था उसकी भी जॉब चली गई, और ये शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। जेमिनी स्टूडियो जो था दैट वाज द फेवरेट हॉन्ट फॉर पोइट्स एंड राइटर्स। वहाँ पर एक बहुत अच्छी मेस होती थी जो सारा दिन कॉफ़ी दिन रात प्रोवाइड करती थी। और जो यहाँ के लोग थे वो कम्युनिज्म के डेड अगेंस्ट थे, और उनका ये मानना था कि जो कम्युनिस्ट होता है वो एक गॉडलेस मैन होता है, उसे किसी से प्यार नहीं होता, कोई उसके अंदर कॉन्जुगल फिलियल लव नहीं होता, और उसका काम ही होता है लोगों को परेशान करना, लोगों में अनरेस्ट फैलाना। नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि उसके बाद फ्रैंक बुशमैन एक नया करेक्टर आता है, उसकी एक आर्मी आती है जिसको नाम दिया गया मोरल री आर्मामेंट आर्मी, जिसको हम शॉर्ट में MRA बोलते हैं। लगभग 200 लोग थे, वो जेमिनी स्टूडियो में आए। पहले तो लोगों को लगा शायद वो इंटरनेशनल सर्कस के प्लेयर्स थे, बट बाद में पता चला कि वो सर्कस प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई ट्रैपीज नहीं आते थे, ना वो एनिमल्स के साथ कोई उन्हें करतब दिखाने आते थे। तो बाद में उन्होंने 2 प्ले स्टेज किए, एक जोथम वैली था और एक फॉरगॉटन फैक्टर। इतने शानदार वो प्ले थे, उनके बहुत ही सिंपल मैसेजेस थे, और तमिल ड्रामा कंपनी और जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने बार बार उन प्लेस को देखा। और तमिल ड्रामा तो इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ जोथम वैली के प्ले से, कि एक सीन बार बार शो किया गया। स्टार्टिंग में एक बेयर स्टेज होती थी, वाइट कर्टेन होता था, फ्लूट पर एक धुन बजती थी, और साथ में सनराइज और सनसेट का सीन होता था। जब ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थोड़े दिनों के बाद चली गई जेमिनी स्टूडियो से, तो थोड़े दिनों के बाद फिर से टेलीफोन लाइंस बजनी शुरू हो गई, और पता चला कि फिर से कोई आ रहा था, और स्टेज को फिर से खाली किया गया। पर जो आ रहा था कोई उसे पोइट बता रहा था, कोई एडिटर बता रहा था, और बॉस भी काफ़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करने वाला था, क्योंकि बॉस खुद एक तमिल डेली का एडिटर था। तो जब वो आया तो बॉस ने एक अच्छा लंबा खासा स्पीच दिया, पर उस स्पीच में उस पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, डेमोक्रेसी वगैरह की बातें ज़्यादा की गई। अब वो पोइट था, जब उसकी टर्न आई स्टेज पर बोलने की, वो बोला,
बहुत सारे पेडेस्टल फैंस लगे हुए थे, पर उसका जो एक्सेंट था दैट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि जो भी वहाँ ऑडियंस थी वो कुछ भी नहीं समझ पाए। और इतना ही परेशान हैरान वो पोइट भी था कि ना वो शायद अपनी बात समझा पाया और ना कोई उसकी बात को समझ पाया। और वो कौन था, कहाँ से आया था, ये एट लास्ट एक मिस्ट्री बना रहा। उसके बाद अशोक मित्रन बताते हैं कि जो प्रोज राइटिंग वर्क होता है ये परसूट होता है एक जीनियस का, और इसके लिए इंसान को बहुत ही पेशेंट, परसिस्टेंट और प्रिजर्विंग होना चाहिए। हार्ट उसका बिल्कुल श्रंकन हो ताकि वो टूटे ना किसी से भी, क्योंकि बार बार रिजेक्शन अगर होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या हो कि वो फिर से अपना काम में लग जाए और दूसरी जगह पर अपनी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको वो भेजे। तो ऐसे ही करते करते अशोक मित्रन ने एक दिन देखा कि जो हिंदू मेन न्यूज़पेपर था उसके एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पर एक एड आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था एनकाउंटर न्यूज़पेपर में। एनकाउंटर एक पीरियोडिकल हुआ करता उस वक्त। तो अशोक मित्रन ने सोचा कि मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले एनकाउंटर की रेटिंग देखता हूँ, और वो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखता है। और वहाँ पर देखा उसने कि जो एनकाउंटर था उसकी फ्रेश कॉपीज़ पड़ी हुई थी ढेरों में, पाइल्स में, और ऐसा लग रहा था देवर अनटच्ड बाय द रीडर्स। देखते देखते अशोक मित्रन की नज़र उसके एडिटर पर पड़ती है और उस एडिटर का नाम लिखा हुआ था स्टीफन स्पेंडर। अशोक मित्रन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में घंटी बजनी शुरू हो गई, जैसे उसका कोई खोया हुआ भाई उसको मिल गया, एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। उसके बाद काफ़ी वक्त के बाद जेमिनी स्टूडियो अशोक मित्रन ने छोड़ दिया। अब नौकरी नहीं थी उसके पास, वक्त तो बहुत था पर पैसा नहीं था। तो कोई भी जो चीपर चीज़ें थी या जो लो प्राइस एडिशन जो होते थे वो उसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और ऐसे ही एक दिन उसने बाहर देखा कि सड़क के किनारे पर एक बहुत बुक्स का ढेर लगा पड़ा था। कोई बिल्कुल नया एडिशन निकला था फ्रेंच रेवोल्यूशन के उपलक्ष्य में, और 50 पैसे में वो बुक बेची जा रही थी, और ये स्टूडेंट्स के लिए था मेनली ये जो कंसेशन था, और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। तो अशोक मित्रन ने 50 पैसे देकर वो किताब खरीदी। उसमें 6 एमिनेंट लोगों ने अपने अपने डिफरेंट एसेज लिखे हुए थे, और उन 6 लोगों में से एक जो आदमी था जिसने इस राइटर जो था इसमें उसने भी अपना ऐसे लिखा हुआ था। तो अब अशोक मित्रन को समझ आया कि ये जो स्टीफन स्पेंडर था यही वो पोइट या एडिटर था जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था, और अब वो एक मिस्ट्री नहीं रहा था। और अशोक मित्रन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि एट लास्ट उसने उस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट किया, और उसे बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना रियल में कोई ब्रदर मिल गया हो, एंड ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम। तो दिस इज़ द लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स। यहाँ पर मेकअप का बार बार वर्ड एक यूज़ किया गया, मेकअप मेकअप। मेकअप का मतलब श्रृंगार करना तो होता ही है, मेकअप का दूसरा एक मतलब ये भी होता है कमियों को छुपाना, कमियों को पूरा करना। तो दिस वाज द चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। आई होप you will like, subscribe the channel. Thank you.